दोस्तों, सुबह सुबह का ही वक्त हो रहा होता है। गांव और मोहल्ले के लोगों का नींद अभी पूरी तरह से खुली नहीं होती है। तभी एक लड़का नज़दीकी थाने में तमंचा लिए हुए जाता है और पुलिस वालों से बताता है कि सर, हम एक नहीं बल्कि 3 लोगों का कत्ल कर दिए हैं। और वो लड़का पुलिस वालों से ये भी बताता है कि उनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तीसरा जिंदा है या मर गया है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है किए पर हमें बिल्कुल अफसोस नहीं है। लेकिन जब वो लड़का पुलिस वालों से इस तरह की बातें बताता है तो वो पुलिस वाले उस लड़के को अपने साथ में लेकर के उस घटना स्थल पर जाते हैं जहां पर वो कत्ल करके आया था। फिर पुलिस मौके वारदात पर जाकर के देखती है तो वहां पर 2 लोगों की डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। उसमें से मरने वाली एक महिला थी और एक पुरुष था। जब पुलिस उस लड़के से सारी सच्चाई पूछती है तो लड़का जो सच्चाई बताता है उसे सुन करके हर कोई भी चौंक जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ने से पहले वही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे दोस्तों आप लोगों के प्रति। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो चलिए दोस्तों, इस घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस घटना में हुआ क्या था। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ही एक शहर लगता है अलीगढ़। अलीगढ़ का एक गांव पड़ता है सालपुर और इसी सालपुर गांव का रहने वाला है विजयपाल, जो कि राजमिस्त्री का काम करता है। इधर विजयपाल के परिवार में विजयपाल के अलावा उसकी एक पत्नी है, उसका नाम राधा है और विजयपाल के 4 बच्चे भी हैं और उसमें से बड़ी बेटी का नाम पूनम है। पूनम की उम्र जो है 19 साल है। पूनम अपने गांव में ही बच्चों को कोचिंग की पढ़ाई कराती है। इधर विजयपाल जो है वो मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला होता है, लेकिन विजयपाल की शादी 25 साल पहले उत्तर प्रदेश के रहने वाली राधा से हो जाती है। राधा जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध जेवर कस्बे की रहने वाली है। इधर जब विजयपाल की शादी राधा से हो जाती है तो विजयपाल जो है वो राधा को लेकर के अपने घर आता है और राधा को पा करके विजयपाल काफ़ी खुश रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के अनुसार राधा को जो है 4 बच्चे भी हो जाते हैं। जब 4 बच्चे हो जाते हैं तो विजयपाल को अपना परिवार चलाने में अब काफ़ी मुश्किलें हो रही होती है और इधर अब विजयपाल की घर की जो आमदनी है वो भी कम होने लगती है। इसके वजह से बच्चों को और परिवार को चलाना विजयपाल के लिए काफ़ी मुश्किल था। एक दिन राधा जो है अपने पति विजयपाल को समझाते हुए कहती है कि हम लोग क्यों न हरियाणा प्रदेश को छोड़ देते हैं और दूसरे जगह पर चले जाते हैं। और जब राधा अपने पति विजयपाल को इस तरह से समझाती है तो कहीं न कहीं विजयपाल को भी अपने पत्नी की बात पसंद आ जाती है और फिर विजयपाल जो है अलीगढ़ में रहने वाले अपने दोस्त के पास फ़ोन करता है और घर की सारी स्थिति बता देता है। तो विजयपाल का जो दोस्त होता है अलीगढ़ में, वो विजयपाल को समझाते हुए कहता है कि यदि तुम आना चाहते हो अलीगढ़ में तो तुम यहाँ पर आ सकते हो और यहाँ पर काम जो है वो ठीक ठाक चल रहा है। और फिर इधर विजयपाल जो है अपनी पत्नी और 4 बच्चों को हरियाणा छोड़कर ही अलीगढ़ चला जाता है और अलीगढ़ में सालपुर गांव में एक किराए का मकान लेकर के वहां पर वो रहने लगता है। और विजयपाल जो है वहां पर राजमिस्त्री का काम करता ही था, साथ ही साथ विजयपाल ठेका भी लेने लग गया था, जिसके वजह से विजयपाल की कमाई जो है वो ठीक ठाक हो जाती थी। महीने के आखिरी दिन जो महीने भर कमाता था वो अपने घर ला करके पत्नी को दे दिया करता था, ताकि विजयपाल की पत्नी जो घर में राधा है वो अपने बच्चों का परवरिश ठीक ठाक कर सके। इधर विजयपाल की बड़ी बेटी जो पूनम होती है वो भी अपने 12वीं कक्षा की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। तो फिर पूनम जो है वो पास के ही एक कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाने लगती है। इधर पूनम जब पहली बार कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के लिए जाती है तो पूनम का पहली बार मुलाकात वहाँ पर प्रवेश से हो जाता है। प्रवेश जो कि उसकी उम्र 22 साल है, वो भी उसी कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाया करता है। इधर जब पहली बार उन दोनों की मुलाकात होती है तो धीरे धीरे बातचीत तो होता ही है, लेकिन कुछ दिनों का और समय गुजरता है तो उन दोनों के बीच जो है वो काफ़ी गहरी दोस्ती हो जाती है।
और फिर उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चलने लगता है। लेकिन इधर पूनम का प्रेम प्रसंग जो है प्रवेश से चलने लगता है, इस चीज़ की जानकारी जो है पूनम के माता पिता को कभी नहीं मालूम चलती है। इधर पूनम की माँ राधा जो होती है वो अपने घर में बच्चों का पालन पोषण कर रही होती है। पूनम के माँ राधा का मायका जो है राधा के घर से लगभग 25 किलोमीटर के अंतर्गत में था। इसलिए राधा जो है वो बीच बाच में अपने मायके घूमने के लिए जाया करती थी और 2-3 दिन तक वहाँ पर रुकती, इसके बाद वापस अपने बच्चों के पास आ जाती है। इसी दौरान एक दिन क्या होता है कि पूनम जो है अपने कोचिंग सेंटर से बच्चों को पढ़ा करके अपने घर वापस आती है। घर जाकर के देखती है पूनम तो 2 लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। उनमें से एक का नाम है प्रताप और एक उसी का भाई सुनील होता है। फिर पूनम इन लोगों को देख करके घर के अंदर चली जाती है और बाहर में ही पूनम की माँ राधा खड़ी होती है। फिर वो भी घर के अंदर चली जाती है और अपने बेटी पूनम को डांट फटकार लगाने लगती है और कहती है कि घर के बाहर तुम्हारे मामा बैठे हुए हैं और तुम इन लोगों को प्रणाम भी नहीं की, तुम किस तरह का पढ़ाई कर रही है। इसमें पूनम भी गुस्से में आकर के अपने माँ को जवाब देते हुए कहती है कि कौन से मामा, हमें पूरा मालूम है कि तुम्हारा इन लोगों के साथ कैसा रिश्ता चल रहा है। गनीमत यही है कि अभी तक हमने पापा को कोई भी बात नहीं बताई है। इधर पूनम जैसे ही अपने माँ को इस तरह की जवाब देती है, गुस्से में आकर के उसकी माँ राधा अपने बेटी को एक जोर का तमाचा लगाती है और फिर रूम से बाहर निकलती है और प्रताप और सुनील से कहती है कि दरअसल पूनम की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो अंदर चली गई। इधर राधा जो है प्रताप और सुनील को अपना मुँह बोला भाई तो बोलती थी, लेकिन उन्हीं दोनों के साथ राधा का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। इस बात की जानकारी जो है पूनम को मालूम चल चुकी थी कि उसकी माँ राधा का प्रेम प्रसंग जो है प्रताप और सुनील से चल रहा है। इधर पहली बार राधा के घर पर प्रताप और सुनील आए थे, लेकिन पहली ही बार राधा की बेटी पूनम को देख लेते हैं। देखते ही पूनम को वो लोग पसंद कर लेते हैं और पूनम को भी पाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इस चीज़ की जानकारी राधा को भी कहीं न कहीं मालूम चल जाती है कि इन दोनों का नियत जो है हमारे बेटी के प्रति गलत है। लेकिन राधा उन दोनों को रोकने के बजाय इजाज़त दे देती है। उसके बाद से प्रताप और सुनील कहीं न कहीं राधा के घर पर आने जाने लगते हैं और इन सारी चीज़ों को देख करके पूनम काफ़ी घबराती है और पूनम को ये सारे चीज़ ठीक नहीं लगते हैं। फिर अपने माँ को समझाते हुए कहती है पूनम कि माँ तुम जो कर रही थी वो बाहर में तो ठीक था, लेकिन घर के अंदर ठीक नहीं है। तुम इसी तरह से करती रहोगी घर में तो हम सारी सच्चाई जो है पापा को बता देंगे। फिर इधर राधा जो होती है अपनी बेटी की कही हुई सारी बातों को प्रताप और सुनील को जाकर के बता देती है। इस बात को सुन करके प्रताप और सुनील काफ़ी डर जाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि आखिरकार पूनम को अपने बस में कैसे करें और उसको कैसे मनाएं। इधर प्रताप जो होता है वो मेरठ शहर में एक मेडिकल का शॉप खोल रखा था और उसी का छोटा भाई सुनील जो होता है वो सालपुर में भी एक मेडिकल का शॉप चला रहा होता है। इसके वजह से दोनों भाई बारी बारी से आकर के घर में राधा से मुलाकात करने लगते हैं। लेकिन इधर सुनील जो होता है उसको कहीं न कहीं डर सताने लगता है कि आखिरकार एक दिन हम दोनों पकड़े जाएंगे। किसी दिन पूनम जो है सारी सच्चाई अपने पापा को बता देगी तो आखिरकार हम लोग पकड़ जाएंगे। लेकिन सुनील अपने दिमाग में एक आइडिया लगाता है कि किसी भी तरह से वो पूनम को अपने बस में कर लेगा। तभी एक दिन आखिरकार सुनील को मालूम चल जाता है कि पूनम का प्रेम प्रसंग पूनम जहाँ पर पढ़ा रही होती है उसी कोचिंग सेंटर में प्रवेश से चल रहा है। इसकी जब जानकारी सुनील को मालूम चलती है तो सुनील जो है सारी सच्चाई अपने बड़े भाई प्रताप को बता देता है। जब इधर प्रताप और सुनील को मालूम चलता है कि प्रवेश का प्रेम प्रसंग जो है उसकी भांजी पूनम से चल रहा है तो दोनों भाई आकर के एक दिन प्रवेश से मुलाकात करते हैं और उसको धमकाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो प्रेम प्रसंग हमारे भांजी पूनम से चल रहा है तुम उसे छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इस तरह की धमकी जब प्रवेश को देते हैं दोनों भाई तो प्रवेश भी कहीं न कहीं डर जाता है।
फिर इधर जैसे ही परवेश और पूनम अगले दिन कोचिंग सेंटर में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और जिस तरह से परवेश को वो दोनों डराए धमकाए थे, सारी सच्चाई परवेश जो है पूनम को बता देता है। और पूनम फिर अपनी माँ की सारी सच्चाई परवेश को बता देती है और कहती है कि हम इन दोनों से काफ़ी तंग आ चुके हैं। और साथ ही साथ पूनम जो है परवेश से ये भी बताती है कि ये दोनों हमारे माँ के साथ तो गलत करते ही हैं, हमारे ऊपर भी गलत नज़र बनाए रखते हैं, हमारे से भी ये लोग गलत करना चाहते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि हमारी माँ जो है इन लोगों का विरोध नहीं करती है। इधर पूनम एक दिन अपने कोचिंग सेंटर से अपने घर जाती है तो घर जाकर के देखती है कि प्रताप और सुनील घर पे ही बैठे होते हैं और उन दोनों को देख करके पूनम जो है अपने घर के अंदर चली जाती है। पूनम के पीछे पीछे ही प्रताप और सुनील भी घर के अंदर चले जाते हैं और पूनम के माँ के सामने ही पूनम के साथ ये लोग जोर ज़बरदस्ती करने लगते हैं। फिर पूनम जो है काफ़ी गुस्सा में आ जाती है और अपने माँ को डांट फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम कैसी माँ हो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे बेटी के साथ कुछ लोग छेड़खानी कर रहे हैं और तुम रोकने के बजाय इन लोगों को इजाज़त दे रही हो। इसी बात को लेकर के राधा और पूनम के साथ में झगड़े तकरार होने लगते हैं और फिर राधा को पूरा यकीन हो जाता है कि अब कहीं न कहीं पूनम जो है वो हमारी सारी सच्चाई अपने पापा को बता देगी। फिर इस बात से डर जाती है। फिर वो प्रताप और सुनील को इशारा करते हुए कहती है राधा कि तुम दोनों को जो कुछ भी करना है वो जल्दी करो, नहीं तो हम और तुम जो आपस में मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे, मिलना जुलना बंद हो जाएगा। इधर पूनम जैसे ही अगले दिन कोचिंग सेंटर में जाती है तो परवेश से सारी सच्चाई बता देती है और परवेश को कहती है कि तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी करो, नहीं तो वो दोनों हमारी जो है इज्जत लूट लेंगे। फिर इस तरह की बातें जब पूनम परवेश से बताती है तो परवेश कहीं न कहीं अपने आप में फैसला ले लेता है कि हम इन दोनों को इस दुनिया से हटा देंगे। फिर परवेश जो है वो सही समय का इंतज़ार करने लगता है, लेकिन परवेश जो है इसके बारे में पूनम से नहीं बताता है। इसके बाद से परवेश जो है वो अब एक तमंचे का इंतज़ाम करने लगता है। जैसे ही परवेश को तमंचा मिल जाता है वो सबसे पहले 28 अप्रैल के शाम 4 बजे के आसपास सालपुर में सुनील के घर पहुंचता है। जैसे ही सुनील के घर पहुंचता है वो दरवाजे पर से बेल बजाता है और अंदर से सुनील बाहर आता है तो सामने परवेश को देखता है और परवेश के हाथ में तमंचा देखता है तो सुनील देखते ही डर जाता है और डर के मारे सुनील घर के वापस भागने की कोशिश करता है। जैसे सुनील घर के अंदर भाग पाता उससे पहले परवेश जो है सुनील के ऊपर 2 गोलियां चला देता है, जिसके वजह से सुनील अचेत अवस्था में वहीं पर गिर जाता है। इधर गोली की आवाज़ सुन करके आसपास पड़ोस के लोग तो निकलते हैं, लेकिन उससे पहले परवेश जो है बंदूक को हवा में लहराते हुए वहां से फरार हो जाता है। वहां से फरार होने के बाद परवेश एकाएक राधा के घर पर आता है और परवेश को पहले से मालूम था कि प्रताप जो है राधा से मिलने के लिए राधा के घर पर रात में आया है और रात्रि में यहीं पर रुका हुआ है। और फिर परवेश राधा के घर के आंगन में जाकर के देखता है तो 2 अलग अलग खाट पर, एक खाट पर राधा और एक खाट पर प्रताप सोया हुआ था। दोनों गहरे नींद में सो रहे होते हैं। उसी वक्त जो है परवेश दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है, जिसके वजह से घटना स्थल पर भी दोनों की मौत हो जाती है और राधा के और जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग रूम में सो रहे होते हैं। फिर परवेश वहां से कहीं भागता नहीं है, सीधे नज़दीकी थाने में जाता है और पुलिस वालों से बताता है कि सर हम एक नहीं बल्कि 3 हत्याएं की हैं, जिसमें से 2 लोगों की तो घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी है, एक मरा है या जिंदा है ये हमें मालूम नहीं है। वाकई में दोस्तों जब परवेश पुलिस वालों को इस घटना के बारे में सारी सच्चाई बताता है, इसके बाद से पुलिस जो है उस डेड बॉडियों को अपने हिरासत में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती हैं। लेकिन इस घटना के बारे में सुनील के तीसरे नंबर के भाई को मालूम चलता है तो वो पुलिस वालों को ये बताते हैं कि इस घटना में परवेश केवल अकेले नहीं है बल्कि राधा की बड़ी बेटी पूनम भी इसके साथ में है।
इधर सुनील के भाई के ही तहरीर पर पुलिस जो है पूनम को भी अपने हिरासत में लेती है और पूनम से पूछताछ करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलने के बावजूद पुलिस जो है पूनम को बाइज्जत बरी कर देती है। फिर अकेले परवेश को पुलिस अपने हिरासत में लेती है और अगले दिन तगड़ी चार्जशीट तैयार करके जिला अदालत में पेश करती है। वहां से परवेश को जेल भेज दिया जाता है। आखिरकार जब इस घटना के बारे में विजयपाल को मालूम चलता है तो विजयपाल पुलिस वालों से सर पीटते हुए कहते हैं कि सर, यदि हमारी बेटी पहले सारी सच्चाई हमको बता दी होती तो आज हमें ये दिन देखना न पड़ता। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम से आप सभी को क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखना। और दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत और जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, जिससे कि आप लोग सतर्क और सावधान रहे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।